Hello student, welcome back our YouTube channel Ashish Tiwari. My name is Muskan. If I hope you are doing well. So through this channel, I have brought for you a video lecture series which is based on Hindi, which is based on important book name हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो हमारी जो इम्पोर्टेंट बुक है उसकी एक इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आई हूँ। ये हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है। इसका नाम है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। तो हमने हिंदी भाषा के बारे में भी पढ़ा, उसके विकास के बारे में, साथ में हमने उसके साहित्य के इतिहास के बारे में भी समझाया। ठीक है, उसके साहित्य का इतिहास कैसा रहा था, उसने किस तरह अपने आप को इस रूप में जो हमारे सामने आज हिंदी इस रूप में मौजूद है, तो इस रूप तक आने में उसने कितना संघर्ष किया, तो सारी चीजें उसमें हमने डिस्कस किया है। तो लास्ट हमारी 4th यूनिट है, लास्ट 3rd यूनिट के अंदर हमने सब कुछ कवर किया है। किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा, सारे जो पॉइंट्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर 4th है। ये हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, जो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसमें टोटल 4th यूनिट आ रही है। यूनिट फर्स्ट के 2 पार्ट्स थे, ए एंड बी। ए में भी 2 चैप्टर्स थे एंड बी में भी 2 चैप्टर्स थे, दोनों को हमने कवर किया है। अलग अलग वीडियोस बनाई है मैंने, ए पार्ट की अलग बनाई है, बी पार्ट की अलग बनाई है। ठीक है, देख लेना आप। और यूनिट सेकंड के में भी 2 चैप्टर्स हैं जो मैंने अपलोड बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। सबसे पहले स्टार्टिंग की वीडियोस देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। एंड देन यूनिट थर्ड के भी 2 चैप्टर्स हैं, इसकी वीडियोस बना दी है, आप वो भी देख लीजिएगा। जो फर्स्ट का ए पार्ट है उसमें हमारा हिंदी का इंट्रोडक्शन है, हिंदी भाषा का। एंड देन यूनिट सेकंड का जो यूनिट फर्स्ट का जो ए पार्ट था उसमें इंट्रोडक्शन है। यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट है, उसके अंदर आदिकाल के बारे में बताना है, दोनों चैप्टर्स के अंदर। एंड यूनिट सेकंड के अंदर भक्ति काल के बारे में बताना है। एंड यूनिट थर्ड के अंदर आपको रीति काल के बारे में पढ़ाया गया है। अब बात करते हैं यूनिट 4th के अंदर। इसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स कवर होंगे, उन सब में 2 चैप्टर्स थे, लेकिन हमारी जो यूनिट नंबर 4th है इसके अंदर हम बात करेंगे, हमारा इसमें चैप्टर नंबर 1 होगा, चैप्टर नंबर 2 होगा एंड चैप्टर नंबर 3 को हम कवर करेंगे। तो बेसिकली इसमें यही चीज बताई गई है कि आपके इसमें 3 चैप्टर कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो हम ये तीनों को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि यूनिट 4th के अंदर जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो नंबर वाइज हम लोग सारे चैप्टर्स उसको कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो के अंदर। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है बिकॉज ऑफ इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, 2 में इतना टाइम नहीं लगता है, बट समझाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो ये थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की हेडिंग देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4th है हमारी, हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल के बारे में हम बात करेंगे। आधुनिक काल कौन सा है? देखो, जो हमारा लास्ट रीति काल था ना, वो 17वीं सदी से 19वीं तक था। अब 19वीं सदी से वर्तमान अभी तक का जो टाइम है ना, ये हमारा आधुनिक काल कहलाता है। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका, मध्यकालीन बोध और तथा आधुनिक जो बोध है, संक्रमण की जो परिस्थिति है उसके बारे में। तो मध्यकालीन बोध और आधुनिक जो बोध है, इन दोनों को हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब देखो, मध्यकाल का जो हिंदी साहित्य है, इसमें आधुनिकता की शुरुआत है वो 19वीं सदी में ही होती थी। मतलब इस समय में जो भारतीय समाज है, राजनीति है, संस्कृति है, इसके बड़े पैमाने पर इसके अंदर बदलाव का दौर इसमें दिखाई देता है। अंग्रेजी शिक्षा, मुद्रण कला, पश्चिमी विचार, इसने जो ये सारी जो चीजें, सारे जो विचार है, इसने साहित्य को एक नई दिशा दी है। तो साहित्य आधुनिक युग के अंदर साहित्यों में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार, व्यक्तित्व स्वतंत्रता की भावना है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। हम अब डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो जो हमारी जो मध्यकालीन बोध है और आधुनिक बोध है, इसके अंदर जो मध्यकालीन साहित्य है ना, मध्यकालीन साहित्य भक्ति, अध्यात्म, श्रृंगार, इन सभी की भावना पर ये सारी चीजें इस पर आधारित है।
जहाँ पर सामूहिकता की बात करें और ईश्वर के प्रति समर्पण के जो प्रमुख पॉइंट्स हैं, मतलब विचार है, वो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। इसके विपरीत भी आधुनिक युग का जो साहित्य है ना, वो व्यक्ति केंद्रित हुआ है, जिसके अंदर तर्क भी दिए हैं, विज्ञान है, यथार्थवाद है, समाज सुधार के विचार इसमें आए हैं आधुनिक बोध के अंदर। तो आधुनिक बोध ने समाज में समानता लेकर आई है, स्वतंत्रता लेकर आई है, शिक्षा के महत्व को उसने रेखांकित किया है। आधुनिक काल की परिस्थितियों की बात करें तो आधुनिक काल की परिस्थितियां कैसी थी? आधुनिक काल के जो साहित्य है ना, उसको समझने के लिए उस टाइम की परिस्थितियों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, अलग अलग परिस्थितियां आपके सामने होंगी, तभी आप उनको फेस करना सीखोगे। तो आधुनिक काल के साहित्य को समझने के लिए हमें उस टाइम की परिस्थितियों को समझना, उसको देखना बहुत जरूरी है। ये जो परिस्थिति है ना, ये राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक थी। इसके अंदर साहित्य का जो रूप है ना, वो बदला था एंड उसमें एक नई चेतना भी शामिल हुई थी। राजनीतिक परिस्थिति को अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताया गया है कि अंग्रेजों के जो भारत आगमन, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था भारत के अंदर, उसमें राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन हुए थे। ब्रिटिश जो शासन है उसके कारण भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारों का काफी प्रभाव पड़ने लगा था। स्वतंत्रता आंदोलन ने साहित्य को राष्ट्रीयता की एक दिशा दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन ने क्या किया था? सबको एक ही बात सिखाई थी कि हमें एकता पूर्व रहना है। जब हम एकता पूर्व रह सकते हैं तभी हम ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेजों से बच सकते हैं, उनसे अपनी आजादी ले सकते हैं। कवियों और लेखकों ने अपने लेखन से जनता में, तो कवि और जो लेखक है उन लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने अपने लेखन से, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया था। धार्मिक परिस्थितियों में क्या हुआ था? तो इसके अंदर जो मध्यकालीन धार्मिक सक्रियता के स्थान पर आधुनिक काल में धार्मिक सहिष्णुता सुधार आंदोलन। अब इसमें क्या होता है कि लोगों के बीच धर्म के नाम के भेदभाव थे और इन सभी भावनाओं को छोड़कर उन लोगों ने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया, इस बात के लिए जागरूक किया कि धार्मिक सहिष्णुता, मतलब किसी भी एक धर्म को नहीं मानना चाहिए। सबके धर्म समान है, ठीक है, कोई भी एक धर्म बड़ा नहीं है। इन सभी के सुधार के उन्होंने आंदोलन भी किए थे। तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसी जो संस्थाएं, उन लोगों ने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और जाति, तो देखो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो इन संस्थाओं ने क्या किया था? ये संस्थाएं हैं, इन लोगों ने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और जाति का जो भेदभाव है ना, इन सभी का इन संस्थाओं ने विरोध किया था। और साहित्य में भी जो धार्मिक उदारता है और जो मानवता का स्वर है, वो इसके अंदर प्रमुख माना जाता है। ठीक है, ये हमारी धार्मिक परिस्थितियां थी। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की। तो सामाजिक स्तर पर जाति प्रथा, जातियों के नाम पर जो भेदभाव किया जा रहा था, स्त्रियों को शिक्षित होने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, शिक्षा के प्रति उनका भाव था, उसके बारे में कुप्रथाएं जो थी, इस जो कुप्रथाएं में से सती प्रथा थी। सती प्रथा के बारे में आपको पता ही है कि उनके पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उनको उनके पति की चिता पर ही साथ में उनको जला दिया जाता। ठीक है, तो ये सारी सती प्रथा, ये सारी जो कुप्रथा है, इनका विरोध किया गया था। आधुनिक युग के अंदर जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, उन्होंने इन समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास भी किया था। सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए थे। इसके लिए साहित्य ने महिला शिक्षा, विधवा विवाह, छुआछूत, इनके खिलाफ आवाज भी उठाई गई थी। और इस दौर में जो नव जागरण की भावना है वो भी विकसित हुई थी। ठीक है, तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और जो विधवा स्त्री है, जो विधवा हो गई है, उनको उनका पुनर्विवाह करवाना चाहिए। और छुआछूत जैसी जो चीजें हैं, जो कुरीतियां हैं, इनके खिलाफ आवाज भी उठाई गई थी। ठीक है, निष्कर्ष है इसका कि आधुनिक काल का जो साहित्य है ना, वो भारतीय समाज में आए नव जागरण परिवर्तन की। तो आधुनिक काल का जो साहित्य है ना, भारतीय समाज के अंदर नव जागरण, नई चीजों के रूप से लोगों को जागृत कर रहा था। परिवर्तन की प्रक्रिया का एक दर्पण, एक आईने के रूप में यह साबित हुआ था। तो इस युग के अंदर राष्ट्रीयता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सुधार की चेतना के रूप में ये विकसित हुआ था। तो साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज सुधार के लिए, राष्ट्र निर्माण के एक माध्यम भी बन गए हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब इसी यूनिट का हम सेकंड चैप्टर करेंगे। ये दिखा देती हूँ। चैप्टर नंबर 2 है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अब वो कौन कौन सी है? भारतीय हिंदू युग के बारे में, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एंड नई कविता, इन सारी जो प्रवृत्ति है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो आधुनिक हिंदी है ना, उसके अंदर कविताओं का विकास 19वीं सदी के स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया था और ये आज तक भी जारी है। और इसके अंदर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो बदलाव है, इसकी गहरी छाप आपको देखने को मिलेगी। और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से और राष्ट्रीय आंदोलन और पश्चिमी साहित्यों ने हिंदी कविता को एक नया स्वरूप भी दिया है। अब बात करते हैं आधुनिक कविता के बारे में। तो आधुनिक कविता के नॉर्मल हम परिचय देखने, तो आधुनिक जो कविता है उसमें पारंपरिक विषयों से हटकर उन्होंने राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसमें व्यक्ति के अनुभव के बारे में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में यथार्थ का चित्रण आपको देखने के लिए मिलेगा। और इनकी जो भाषा है ना और अभिव्यक्ति है वो इनसे काफी प्रभावित हुआ है। अब बात करते हैं भारतेंदु युगीन काव्यधारा के बारे में। तो ये जो काल है कब से कब तक था? इसका टाइम था 1868 से 1900, ठीक है। तो इसका काल क्या हुआ? 1868 से 19वीं तक ये चला था। और इसकी विशेषताएं थी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो आधुनिक हिंदी साहित्य है इसकी नींव रखी गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नेतृत्व में। और इनकी कविताओं में आपको राष्ट्रीय भक्ति देखने के लिए मिलती है, सामाजिक सुधार और जागरूकता कवि स्वर इसके अंदर दिखाई देता है। और इनके जो प्रमुख कवि हैं वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र थे। ये इसके मुख्य कवि थे भारतेंदु युग के। अब बात करते हैं द्विवेदी युगीन काव्यधारा के। तो ये काल 1900 से 1918 ईस्वी तक चला था। इसकी विशेषताएं हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादन में सरस्वती जो पत्रिका है, इससे हिंदी कविता में नैतिकता, शुद्धता, राष्ट्रीयता का इसका विकास हुआ था। इनके मुख्य कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट। उनकी कविताओं में खड़ी बोली का स्थायित्व, मतलब इनकी जो कविता है उसमें अगर भाषा आपको देखने को मिलेगी तो वो खड़ी बोली का इस्तेमाल ज्यादातर किया गया है। अब बात करते हैं छायावादी काव्यधारा के बारे में। तो इसका काल 1918 से 1936 तक था। और विशेषताएं थी कि छायावाद के अंदर जो व्यक्तिवाद है, प्रकृति सौंदर्य, रहस्यवाद जो चित्रण है वो इसके अंदर मौजूद है। कवियों ने अपनी भावनाओं को, सौंदर्य को और कल्पना को इसके अंदर महत्व दिया है। तो इनके मुख्य कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रगतिवादी काव्यधारा के बारे में। तो प्रगतिवादी काव्यधारा है इसका टाइम था 1936 से 1943 का। और इनकी विशेषता ये है कि इन्होंने कविता के अंदर सामाजिक यथार्थ को बताया है, आर्थिक असमानता को बताया है, शोषण के बारे में, धार्मिक जो श्रमिक जो जीवन है उसके चित्रण को इन्होंने लोगों को इसके प्रति जागरूक किया है। तो मार्क्सवादी जो विचार है उसका प्रभाव भी इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है। मुख्य कवि हैं इसके नागार्जुन, त्रिलोचन, रामधारी सिंह दिनकर और सुमन। प्रयोगवादी काव्यधारा के अंदर बताया गया है कि ये जो काल है ये 1943 से 1953 तक था। और इसकी विशेषता ये है कि प्रगतिवाद की जो सीमाओं के विरोध में ये धारा आई थी। और इसके अंदर मानवीय अनुभव के बारे में, संवेदनाओं के बारे में और नई शैलीगत प्रयोगों के ऊपर ज्यादा इस पर जोर दिया गया था। इसके कवि हैं अज्ञ, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती। अब नई कविता की काव्यधारा इसके बारे में, तो ये 1953 के बाद से, ठीक है, 1953 के बाद से हुआ था ये। और विशेषता है इसमें कि ये शहरी जीवन, अकेलापन, तनाव और अस्तित्ववादी संकट के इसने इन पॉइंट्सों को अपना केंद्र बना रखा था। और भाषा अधिक व्यक्तिगत और संवेदनशील भी थी। इसके प्रमुख कवि हैं अज्ञ, केदारनाथ सिंह, रघुवीर साय। निष्कर्ष ये कि जो आधुनिक कविता है ना, आधुनिक हिंदी कविता, उन्होंने समय समय पर राष्ट्रीयता से लेकर व्यक्तिगत अनुभव तक सभी जो विषय उन सबकी अभिव्यक्ति दी है। साथ में उन्होंने सामाजिक चेतना, मनोविज्ञान विश्लेषण और जो प्रयोगशीलता के कारण ये जो साहित्य है इसका सबसे सजीव अंग अब बन गई है आज। ठीक है। तो इन सभी चीजों ने काफी इसको प्रभावित किया हमारे हिंदी साहित्य को। देन हम बात करते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट 4 का ये लास्ट चैप्टर है। 3 चैप्टर्स थे ना, 2 हमने अभी कवर कर लिया, अभी ये लास्ट है। तो गद्य विधाओं का उद्भव और विकास के बारे में इस पर समझेंगे, लाइक उपन्यास, कहानी, निबंध एंड नाटक, इन सभी के बारे में। इसके बाद ये इस चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद हमारा जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
तो इसको भी देख लेते हैं। प्रस्ताव, सबसे पहले नाम हमने अभी बता दिया मैंने, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, इन सब पहले तो उसके गद्य जो विधाएं हैं उसकी उद्भव और विकास के बारे में बताएगा, उसके बाद इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये चैप्टर्स है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, हिंदी गद्य साहित्य का वास्तविक विकास 19वीं सदी के स्टार्टिंग में ये माना जाता है कि हिंदी गद्य साहित्य का उस टाइम विकास हो गया था। तो इससे पहले जो गद्य का स्वरूप है ना, वो धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों तक ही सीमित हुआ करता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से हिंदी गद्य साहित्य ने आधुनिक एक रूप ग्रहण किया था, जिसके अंदर उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, इन ऐसी जैसी विधाओं को उन्होंने समृद्ध रूप से इसका विकास किया था। अब बात करते हैं उपन्यास के विकास के बारे में। तो उपन्यास के विकास के अंदर उन्होंने हिंदी उपन्यास का जो आरंभ है वो 19वीं सदी में किया था, और ये धीरे धीरे सामाजिक, ऐतिहासिक, यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक रूप से विकसित भी हुआ था। अब इसमें देखते हैं भारतेंदु युग की बात करते हैं उपन्यास के अंदर। तो भारतेंदु युग ने 1816 से 19 के बीच में इन्होंने उपन्यास लेखन की शुरुआत की थी, और इस टाइम में इन्होंने उपन्यास मुख्य रूप से सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर ही आधारित किया था, जैसे किशोरीलाल गोस्वामी का चंद्रकांता और लाल श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु, ये इनकी प्रमुख कृतियां भी थी। ये थी भारतेंदु युग की बात। अब बात करते हैं द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1918 में 18 का टाइम था, और इसमें उपन्यास अधिक गंभीर हुआ करते थे, सुधारवादी दृष्टिकोण के हो गए थे। तो इस टाइम में जो हिंदी गद्य है ना, भाषा का परिपक्व, अब इस वर्ड का मतलब क्या है मैं यही बताना चाहती हूँ। जो परिपक्व का मतलब यही होता है कि हमारी जो हिंदी गद्य भाषा है उसको पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। तो आचार्य चतुरसेन और अन्य जो लेखक इन्होंने समाज सुधार को अपना एक नया विषय बनाया था द्विवेदी के अंदर। अब बात करते हैं प्रेमचंद युग की। तो प्रेमचंद युग जो है वो 1880 से 1936 के बीच था। इसके जो उपन्यास है उनको सम्राट कहा जाता था। उनके जो उपन्यास जैसे सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि में किसानों की दशा, गरीबी, शोषण और भारतीय समाज के यथार्थवाद का चित्रण आपको उनके उपन्यास के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें जो है उन्होंने जो है ना हिंदी उपन्यास को जनजीवन से जोड़ के रख दिए थे, ये सारे जो पॉइंट्स है अपने उपन्यास के अंदर बताकर। ठीक है, प्रेमचंदोत्तर युग में प्रेमचंद के बाद उपन्यास में विविधता आई थी, और इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, अज्ञे, फणीश्वर नाथ रेणु, इन सभी ने मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रादेशिक यथार्थवादी उपन्यास लिखे थे। जिस रेणु का जैसे मेला आंचल क्षेत्रीय जीवन के आजीव उसके चित्रण के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था। कहानी के विकास के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बताया कि प्रारंभिक रूप और अनुवाद रूप के रूप में ये कहानी प्रस्तुत होती है। कहानी का जो आरंभ है ना वो अनुवाद से ही होता है। इस समय जैसे बंगला और अंग्रेजी कहानियों का जो हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, प्रेमचंद प्रसाद युग के अंदर कहानियों के बारे में ये बताया गया कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को यथार्थवादी का आधार बताया। उनकी जो कहानी है ना, जैसे पूस की रात, कफन, इन सभी में समाज की सच्चाई के बारे में आपको बताया गया है, गरीबी के बारे में, किसान के जीवन के बारे में, मानव की जो संवेदना है उसका आपको चित्रण देखने के लिए मिलेगा। तो प्रसाद ने आंधी जैसी कहानियों के माध्यम से रहस्यवाद और मनोवैज्ञानिक जो पक्ष है उसको प्रस्तुत किया है। तो वर्तमान युग के 3 पीढ़ियां जैसे हिंदी की जो आज की हिंदी की कहानी है उसकी 3 धाराओं में देखी जा सकती है। जैसे प्रथम जो पीढ़ी होती है उसके अंदर स्वतंत्रता आंदोलन, समाज सुधार के ऊपर जो पाते हैं उसके ऊपर केंद्र किया जाता है। लेकिन जो द्वितीय पीढ़ी होती है उसके अंदर यथार्थवाद के ऊपर बताया जाता है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी विषयों पर बात की जाती है। जो हमारी तृतीय पीढ़ी होती है इसके अंदर स्त्री विमर्श, दलित साहित्य के बारे में, समकालीन यथार्थवाद के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी निबंध का विकास। तो जो हिंदी निबंधन है उसका विकास भारतेंदु युग से ही हुआ था। उन्होंने सब बाल मुकुंद गुप्त जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल ने निबंध का विचार प्रधान, इनके आलोचक और ज्ञानवर्धक के रूप में प्रस्तुत हुए थे। तो निबंध के जो अलग अलग प्रकार से हैं, तो वर्णनात्मक भी होता है, आलोचनात्मक भी बातें की जाती है, और उसमें व्यंग भी दिया जाता है, हास्य व्यंगात्मक होते हैं, चिंतनात्मक भी होते हैं। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के बारे में बात करेंगे। तो जो प्राचीन हिंदी नाटक है ना उसमें से प्राचीन काल में हिंदी नाटक जो है वो संस्कृत और लोक नाट्य की परंपराओं के थ्रू प्रभावित होते ले। लेकिन जो आधुनिक हिंदी नाटक है उसके अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आधुनिक हिंदी नाटक के इन लोगों ने नींव रखी थी। और भारतेंदु युगीन नाटक में भारतेंदु के जो सत्य हरिश्चंद्र है और
भारत दुर्दशा, सामाजिक और जो राष्ट्रीय चेतना है उन सभी से प्रेरित हुए थे उस टाइम में। तो वैदिक युग में नाटक गंभीर और सुधारवादी होने लगे थे। समाजी सुधार के ऊपर ये नाटक बनाए जाते थे। और प्रसाद युग नाटक में तो जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी जैसे ऐतिहासिक नाटक लिखे थे। इनका साहित्यिक और कलात्मक जो महत्व है बहुत अधिक है। प्रसोत्तर युगीन नाटक के बारे में तो इसके अंदर बताया गया, जो प्रसोत्तर युगीन नाटक है इसके अंदर रंगमंच के विकास, यथार्थवादी नाटकों की परंपरा बढ़ी थी और लक्ष्मी नारायण मिश्र और गिरिजा कुमार माथुर जैसे नाट्यकार इनके रूप में उभरे थे। ठीक है, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि जो हिंदी गद्य साहित्य है उसके रूप में उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक इन सभी का विकास निरंतर सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से जुड़ा रहा है। भारतेंदु से लेकर आज के गद्य तक साहित्य ने न केवल हिंदी भाषा को समृद्ध उनको सफल प्रसिद्ध बनाया है, साथ में जो भारतीय समाज की भावनाएं, उनकी समस्याएं, उनके जो बदलाव है उसके भी अभिव्यक्ति करके इसके अंदर बताया गया। ठीक है, तो हमारे जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वीडियो वहीं पर अपलोड कर दी जाएगी। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रिगार्डिंग फॉर रिजल्ट, एडमिशन, इंटरनल असेसमेंट, यानी कोई भी अपडेट्स होती हैं सोल एनसीवेब रेगुलर की, तो वो आपको वहां पे अपडेट कर दी जाती है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। इसका जो सिलेबस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको कोई भी अगर डाउट होता है इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।